नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आज के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा और इस शुभ अवसर पर एक ख़ास गेस्ट मेरे साथ हैं जिनकी मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी ट्विटर पे, फेसबुक पे और मेरे YouTube चैनल पे, कम्युनिटी पोस्ट पे कि उनका इंटरव्यू किया जाए। तो आज मेरे साथ हैं शेर सिंह राणा जी और राणा जी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपको प्रणाम। आपके सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत प्रणाम। जी, तो राणा जी मैंने आपके व्यक्तित्व का विश्लेषण किया तो उसमें मैंने पाया कि 3 मुख्य बातें हैं जिन पर अक्सर चर्चाएँ होती हैं। एक तो जो आपका नाम आया आरोपी के तौर पर फूलन देवी हत्याकांड में, दूसरा जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की आप अस्थियां लेकर के आए और तीसरा आपने एक राजनीतिक पार्टी बनाई उसके बाद। लेकिन एक चौथा जो आयाम है आपके जीवन का उसके बारे में कभी कोई बात नहीं होती है। तो इन सब पे तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन मैं चाहूँगा सबसे पहले आप उसके बारे में बताइए, मतलब अपने जीवन के बारे में। जो फूलन देवी हत्याकांड से पहले आपका जीवन क्या था, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, क्या फैमिली बैकग्राउंड रही, शिक्षा वगैरह, उसके बारे में। देखिए, मेरा जो बाय बर्थ नेम है वो शेर सिंह राणा ही है, क्योंकि कई लोग उसमें कंफ्यूज रहते हैं कि पंकज नाम है। बट मेरा जो चाहे वो 10th की 12th की मार्कशीट हो या जो मेरा नगर पालिका में बचपन में जो नाम दर्ज कराया मेरे माता पिता ने वो तो शेर सिंह राणा ही है। तो एक ज़मींदार फैमिली में मेरा जन्म हुआ। हम लोग 3 भाई हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ और मेरे 2 छोटे भाई हैं, विक्रम सिंह राणा और विजय सिंह राणा। और मेरे जो ग्रैंडफादर थे दादाजी, वो रुड़की के सबसे बड़े ज़मींदारों में एक थे। और जो मेरी शुरुआती पढ़ाई लिखाई है वो कैंट एरिया में, रुड़की में कैंट एरिया है, तो वहाँ पे सेंट गैब्रियल्स एकेडमी एक कॉन्वेंट स्कूल था। अभी उसको वो मोंटफोर्ट कर दिया गया है। वो मोंटफोर्ट की ही संस्था थी। तो बहुत पुराना, करीब 100 साल से भी पुराना वो स्कूल मौजूद है रुड़की में। तो वहाँ पे मेरी शुरुआती पढ़ाई हुई 12th तक। और 12th के बाद जो है मैंने ग्रेजुएशन किया देहरादून DAV कॉलेज से। तो ये मेरे एक शुरुआती जीवन है। जी, और आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे फादर जो है अगर उनका पेशा माना जाए तो किसान ही है, क्योंकि ज़मींदार हैं तो फिर बाकी अपने हाथ से तो नहीं किसानी करते थे। बट मतलब वैसे खेती बाड़ी उनको देखते थे। खेती बाड़ी से हाँ रिलेटेड थे। हाँ हाँ। तो आपका दिल्ली आना कब हुआ? जब मैं 6th-7th क्लास में था तो स्कूल में टूर के रूप में जो है, पिकनिक नहीं बच्चे जाते हैं, तो पिकनिक के रूप में हमें यहाँ पे लेकर आए थे दिल्ली। मेरा मतलब फर्स्ट टाइम प्रोफेशनली आप दिल्ली कब आए? क्योंकि जब आपका नाम फूलन देवी हत्याकांड में, तब आप दिल्ली में ही रहते थे ना उस समय? नहीं नहीं, दिल्ली तो मैं कभी नहीं रहा लाइफ में। अच्छा। हाँ, और कोई प्रोफेशनली तो मैंने कोई प्रोफेशन तो किया नहीं कभी। पर क्योंकि फूलन देवी के जो हत्या में मेरा नाम आया तब तो मैं 3rd ईयर में था ग्रेजुएशन के। DAV कॉलेज देहरादून में? जी जी जी। तो कोई प्रोफेशन तो मेरा नहीं था। लेकिन मैंने ऐसा पढ़ा था या सुना था कि आप उनके पर्सनल स्टाफ में थे, शायद ड्राइवर थे या ऐसा कुछ था? नहीं नहीं, ऐसी तो मेरी हालत नहीं प्रभु ने दी कि मुझे ड्राइवरी करनी पड़े। अच्छा। लेकिन लेकिन आपने भी सुना होगा इस तरह का कुछ था कि आप उनके पर्सनल स्टाफ में थे या ऐसा कुछ था? नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं सुना। अच्छा। बट शायद कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि मेरी गाड़ी जो थी वो फूलन देवी हत्या के बाद जो है पुलिस ने बरामद की थी। अच्छा। तो स्पॉट से? हाँ, स्पॉट से। तो इसलिए शायद ये बात कंफ्यूजन क्रिएट हो गई होगी। बाकी उनके स्टाफ से या उनके लाइफ से तो मेरा तो कोई मतलब नहीं था। तो आपकी गाड़ी वहाँ कैसे पहुँच गई? एक हमारे जो जिस शहर में मैं रहता हूँ रुड़की में, वहाँ पर एक फैमिली रहती थी। तो वो लोग जो है उनसे जुड़े हुए थे पॉलिटिकली। हाँ, पॉलिटिकली उनसे जुड़े हुए थे। तो वो लोग जैसे राजनीतिक काम से कहीं जाते थे, देहरादून, दिल्ली या आसपास के कहीं इलाके में। तो क्योंकि मेरे पास गाड़ी थी जब मैं कॉलेज में जाता था,
तो मेरे फादर साहब ने मुझे एक गाड़ी लेके दी हुई थी कॉलेज वगैरह जाने के लिए। तो मुझे थोड़ा शौक़ था कि भाई जो राजनीतिक मूवमेंट्स हैं उसमें थोड़ा इन्वॉल्व रहें। तो ये जो मेरे जो शहर की जो आपके जो फैमिलियर फैमिली थी, लोग थे। हाँ फैमिलियर लोग थे, तो वो मुझे जब बोलते थे कि देहरादून चल लो हमारे साथ या दिल्ली चल लो हमारे साथ, तो मैं उनको अपने साथ लेकर चला जाता था। तो उन्हीं को लेकर ही मैं दिल्ली आया था उनके कहने पर। फूलन देवी का जो ये जो केस हुआ है ये उनके कोठी के गेट पर ही हुआ था अकॉर्डिंग टू अच्छा, मतलब चार्जशीट। निकलते हुए। हाँ, मतलब जो पुलिस की चार्जशीट है उसके अकॉर्डिंगली जो फूलन देवी का जो केस हुआ है वो जो उनकी कोठी जो बंगला है रेजिडेंस है उनका उससे निकलते हुए ही रेजिडेंस हुआ है है। उसके गेट पर हुआ है। अच्छा, और आपकी गाड़ी वहाँ पर थी उस समय? हाँ, ये पुलिस के अकॉर्डिंगली तो गाड़ी जब वहाँ से बरामद हुई तो फिर इस वजह से जो है उन्होंने ये खोजबीन करी भाई ये गाड़ी किसकी है, तो तब फिर मेरा नाम उसमें आ गया। ओके। हाँ, तो पर आपने इसको एक्सेप्ट भी किया था और बहमी कांड से जोड़ा था? नहीं मैंने तो भेमई कांड से नहीं जोड़ा, बट जो मैंने एक्सेप्टेंस जिसकी आप बात कर रहे हो, अगर आप देखेंगे तो वो एक्सेप्टेंस जो है वो जो देहरादून में डालन वाला थाना है तो वो थाने के अंदर जो है पुलिस स्टेशन के अंदर वो एक्सेप्टेंस है। तो मुझे लगता है कि पुलिस कस्टडी में तो अगर वो मुझसे कहते महात्मा गांधी जी को भी तुमने मारा तो मैं मानना पड़ता मुझे। अच्छा, तो वैसे फूलन देवी के बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, फूलन देवी के लिए मुझे ये विचार हैं कि उनके बारे में थोड़ा सा लोगों को जानकारी का अभाव है। उनके जीवन को लोग जो फिल्म बनी है बैंडिट क्वीन उसको देखकर लोग उनसे नाराज़ या प्रभावित हो जाते हैं, बट जो उनके लाइफ का जो रियलिटी है जो कि मुझे भी बाद में पता चली और अभी जो मैं आपको बात बताऊंगा वो 100% एक्यूरेट बातें हैं। क्योंकि मैं अब जेल से छूटने के बाद उस एरिया में गया, वहाँ मैंने बातचीत करी लोगों से और दोनों ही जो पक्ष हैं उनसे मैं मिला हूँ, उनसे मुझे उनकी सब बातें क्लियर हैं एकदम। तो बात ये है कि जैसे हम फूलन देवी के लिए हमसे मतलब पब्लिक जो है लोगों का जो परसेप्शन है। हाँ, लोग जो है मतलब एक साइड, दो साइड हैं फूलन बिल्कुल, एक उनको डकैत मानती है और एक मानती है कि शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई। हाँ, तो जो शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई जो वो मानते हैं उनका ये तर्क है कि भाई फूलन देवी की छोटी उम्र में शादी हुई तो उनके साथ ये गलत हुआ। दूसरा है कि भाई उनका जो अधेड़ पति था उनके साथ फूलन के साथ उसने गलत किया, फिर मजबूरी में उनको वो छोड़ के उसको वापस आना पड़ा। जब वापस आई तो उनके ज़मीन पर जो है वो कब्जा कर लिया गया, जिसके कारण जो है उनको जो है लड़ाई झगड़ा में पड़ना पड़ा और उनके साथ जो है बहुत लोगों ने उनको दबाने की या परेशान करने की कोशिश करी और फिर वो ये प्रॉब्लम्स को झेलते हुए डाकू बन गई और फिर डाकू बन के जो है उनके साथ फिर अन्याय हुआ और फिर उन्होंने बदला लिया। तो ये एक भूमिका उनके लाइफ की बनी हुई है। बट मेरा उन सभी भाइयों से ये क्वेश्चन है कि भाई उनकी छोटी उम्र में शादी हुई तो वो शादी किसने की? शादी की उनके माता पिता ने। तो अगर उसका कोई जिम्मेदार है तो उनके माता पिता हैं। दूसरी बात यह है कि छोटी उम्र में शादी हुई ये सिर्फ फूलन के साथ नहीं है, वहाँ पे उस एरिया में जितनी भी बिटियाँ हैं, जितनी भी लड़कियाँ हैं, आज से 50 साल पहले सभी की छोटी उम्र में ही शादी होती थी। अगर आप जो मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आप अपने दादी से पूछोगे कि आपके कितनी उम्र में शादी हुई तो वो भी कहेंगी कि मेरी तो 12 साल में 14 साल में शादी हो गई थी, फिर बाद में गौना हुआ या तभी मैं चली यही गई। भारतीय कल्चर था उस हाँ, समय। तो यही कल्चर था उस समय। तो ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल चीज़ फूलन के लाइफ में हुई, वो बड़ी आम बात थी वहाँ पे। लेकिन फिर भी अगर इसको आप गलत मानते हैं तो ये गलती उसके माता पिता की थी। फिर वो जो उनका पति था वो उनके समाज का था, अगर उसने गलत किया तो उसके ज़िम्मेदार वो व्यक्ति है। अगर फूलन उसको सबक देती, उसको मारती तो हम मानते कि उसने अपना हुए अत्याचार के
का जो है बदला लिया। कहते हैं कि भाई उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया। तो ज़मीन पर जो कब्जा अगर हुआ है तो वो उनके जो सगे चाचा के बच्चे थे, जो उनके भाई लगे, कज़न भाई लगे, तो उन लोगों के साथ उनका ज़मीन का डिस्प्यूट था। उन्होंने ही फूलन के ऊपर केस लगा के जो है मुकदमा लगवा के उसको जेल भिजवाया था। फर्स्ट टाइम फूलन जो जेल गई हैं वो उनके जो सगे चाचा के लड़के हैं उनके साथ उनका झगड़ा हुआ और उसी केस में वो जेल गई। उसके बाद जब वो जेल से छूट कर आई तब जो डाकू उसको लेकर गए वो था विक्रम मल्ला, तो वो भी उन्हीं की कास्ट का था। विक्रम मल्ला उसको घर से लेकर गया और डाकू गिरोह में शामिल कराया। फिर जब वो डाकू गिरोह में शामिल हो गई तो उनका जीवन वो डाकू वाला स्टार्ट हो गया। तो उसमें दुख भी होंगे, सुख भी होंगे, और वो सब डाकुओं के जो झंझट हैं वो भी उनको फेस करना पड़ेगा। तो वो किस कारण से डाकू बनी, ये कारण तो मैंने आपसे स्पष्ट कर दिए। उसके लिए अगर कोई दुनिया में जिम्मेदार है तो वो उनका अपना समाज है और अपने लोग हैं। मतलब कोई शोषण, अत्याचार, उस तरह से सामंतवादी अत्याचार नहीं हुआ, ये आप नहीं, कोई साबित कर दे, मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई साबित कर दे इस बात को कि भाई इस तरह का अत्याचार हुआ। ये फिल्म में बनाना या फिल्म के अंदर मिर्च मसाला लगा के कुछ दिखा देना एक डिफरेंट चीज़ है। अभी तो उनके माता जी भी जीवित हैं, फूलन देवी की। आप उनसे जाके जो है इंटरव्यू ले लीजिए, और इंटरव्यू ऑलरेडी उनके यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। तो उस आज तक कभी उन्होंने नहीं कहा कि भाई हमारे से किसी सामंतवादी या किसी ने अत्याचार किया। उन्होंने सारी प्रॉब्लम्स यही बताई कि भाई ज़मीन पे कब्जा हुआ वो सगे चाचा के लड़कों ने किया। तो जो उनके प्रॉब्लम्स हैं वो तो ये सब थी। अब जब वो डाकू गिरोह में चली गई तो वहाँ पे डाकू गिरोह जो महिलाओं को अपने साथ रखते थे उसका मेन रीज़न ये होता था कि उनको खाना बनाने में वो हेल्प करती थी। तो अधिकतर डाकू गिरोह में 2-1 महिला होती थी। तो अब जो डाकू गिरोह का सरदार है वो महिला के साथ सोता भी था। तो अब मान लीजिए वहाँ पर ये प्रॉब्लम हुई, और ये प्रॉब्लम जब हुई तो उसने जो विक्रम मल्ला है उसको, सरदार को, जो बाबू गुजर था जो उस समय सरदार था गिरोह का, उसको मार दिया। तो मैं इसको ठीक तो मानता नहीं हूँ कि भाई बाबू गुजर ने ज़बरदस्ती फूलन के साथ सोने की कोशिश करी, लेकिन वो डाकुओं का कल्चर था। अब डाकुओं का खराबी कल्चर होगा, इसीलिए डाकू हैं वो, तो उनको तो सबको ही मारने की ज़रूरत है। तो अब जब वो उसको मार दिया तो जो उस गिरोह के जो रियल सरदार थे श्रीराम लाला राम, उनके साथ उनका डिस्प्यूट हुआ, जो कि ठाकुर थे। तो इस बात को लेकर डिस्प्यूट हुआ कि भाई तुमने अपने सरदार को क्यों मार दिया, और वो 2 गिरोह में बट गए। जब 2 गिरोह में बट गए तो इन्होंने, श्रीराम लाला राम ने जो विक्रम मल्ला है उसको पकड़ लिया फूलन देवी के साथ, और विक्रम मल्ला को मार दिया। जब मार दिया तो और फूलन के साथ कुछ बदतमीजियाँ की गई, जो कि मैं ये डाकू कल्चर है वो, मतलब उसके तहत वो हुआ है। हाँ, नहीं, मैं ये कहता हूँ वो तो गलत है। अगर देखिए उनके साथ जो गलत हुआ वो तो गलत है। हाँ। अगर श्रीराम लाला राम ने उनके साथ गलत किया है तो वो गलत ही है। और श्रीराम लाला राम को कुत्ते की मौत फूलन देवी मारती तो उसमें मैं फूलन देवी का बहुत सम्मान करता। मैं इसलिए लिहाज नहीं करता कि भाई श्रीराम लाला राम जो है ठाकुर हैं। अगर ठाकुर भी कोई गलत काम कर रहा है तो उसको भी मरने की ज़रूरत है या उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन फूलन देवी ने क्या किया कि श्रीराम और लाला राम को तो कभी जीवन में मार ही नहीं पाई। जब मारने का प्रयास किया, उसने मारने का प्रयास किया, और ये जो बेहमई कांड है ये उस प्रयास का ही नतीजा हुआ। अच्छा, मतलब हाँ। उनको ढूंढते हुए वो बेहमई आई थी। हाँ, उनको ढूंढते हुए वो बेहमई गांव में आई। तो जब बेहमई गांव में आई तो वो लोग तो नहीं मिले। तो जो गांव के आम लोग थे जिनका कोई डाकू से कोई लेना देना नहीं था, या उसके जीवन से जो वो बोलते हैं कि भाई उनके साथ जो गलत हुआ उससे कोई लेना देना नहीं था, तो उन लोगों को उसने हत्या कर दी। उसमें एक छोटी बच्ची भी थी जिसका नाम जो है सीता था। तो वो 1.5 साल की थी उस समय, और वो अपने माँ की गोद में थी। और जब उसके पति को मारा जा रहा था तो उसकी वाइफ ने बचाने की कोशिश करी, तो फूलन ने उसकी गोद से उस बच्ची को लेकर
जो है ज़मीन पर पटक दिया, तो जिसकी वजह से वो अपाहिज हो गई, फिर बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई। तो जो ये 20 लोग इस भेमई कांड में मारे गए, एक तो लोगों को ये गलत फहमी रहती है कि इसमें मरने वाले सभी ठाकुर हैं, जैसे कि आम भाषा में बोला जाता है कि फूलन ने ठाकुरों को लाइन में लगा के मार गोली से दिया। उड़ा दिया। बट ये मेरा चैलेंज है कि कोई ये साबित कर दे कि सभी लोग ठाकुर हैं। और दूसरा कि 22 थे लोग। हाँ, नहीं देखिए, गोली तो 22 के ही लगी। अच्छा। हाँ, उसमें 2 लोग वो घायल थे, तो बाद में फिर वो उपचार के दौरान ठीक हो गए थे। बट जो हत्या हो गई, लोग जो मर गए, वो 20 लोगों मर गए थे। तो इन 20 में जो है एक दलित था, दलित समाज का हमारा भाई था, तो उसका नाम था राम अवतार कठेरिया। ये धानक समाज होता है, तो वो धानक समाज से था। दूसरा जो है पिछड़ी जाति से था, उनका नाम था तुलसीराम मौर्य, तो ये सैनी हमारी तरफ जिनको बोलते हैं, तो सैनी भाई था वो। और तीसरा जो है नज़ीर खान था, मुस्लिम था वो। तो इसमें दलित, पिछड़े, मुस्लिम, ठाकुर सभी लोग फूलन देवी के द्वारा और उसके गैंग के द्वारा भेमई कांड में मारे गए हैं। तो ये कहना कि भाई ठाकुरों को लाइन में लगा के मार दिया, ये एकदम गलत है। दूसरी बात है कि ये सभी लोग साधारण लोग थे गांव के, और यही कारण है, आप खुद, मेरा आपके दर्शकों से प्रश्न है, क्या ये संभव है कि एक तरफ 20 डाकू हों, दूसरी तरफ 100 डाकू हों, 200 डाकू हों, 1000 डाकू हों? तो क्या ऐसा संभव है कि 20 के 20 मर जाएं और सामने वाले गिरोह के खरोच भी ना लगे? फूलन देवी के गिरोह के खरोच भी नहीं लगी, और ये लोग 20 लोग मर गए। क्या ये वहाँ पे बैठ के जो है वहाँ क्या डपली बजा रहे थे? ये इनके पास भी तो हथियार होंगे, अगर ये डाकू थे, इन्होंने भी तो गोलियां चलाई होंगी, तो फिर लाइन में लगा के कैसे मार दिया? तो ये लोग क्योंकि साधारण लोग थे, गांव के लोग थे, और फिर इसमें एक प्रश्न ये भी उठता है, फिर अगर डाकू थे तो सारे एक ही गांव के कैसे हो गए? बताइए आप। एक ही गांव के 20 डाकू थे, ये संभव है? वो तो गांव के इसीलिए थे कि क्योंकि सब साधारण लोग थे। मतलब अगर वो डाकुओं का गिरोह होता तो अलग अलग गांव के होते ना भाई। जैसे फूलन देवी का जो गिरोह था, या जो श्री राम लाला राम का जो गिरोह था, तो उसमें सारे गिरोह के अंदर जो है अलग अलग गांव के लोग थे ना, एक ही गांव के थोड़ी ना सारे के सारे लोग होंगे। तो इसलिए जो है ये तो फिल्म ने जो मनगढ़ंत कहानी बनाई सिर्फ फूलन देवी के इमेज को निखारने के लिए, क्योंकि फिल्म उनके ऊपर बन रही थी, तो वो उन्होंने इस तरह से दिखाया कि उन्होंने डाकुओं को मार दिया जिन्होंने उनके ऊपर अत्याचार किया। आप यकीन मानिए, फूलन देवी अगर उन लोगों को मारती जिन्होंने भी उनके साथ गलत किया, तो शेर सिंह राणा या राजपूत समाज इतना घटिया नहीं है कि उनकी बुराई करती। फूलन देवी को हम अपना आइडल मानते, अगर वाकई में ही वो उन लोगों को मारती जिन्होंने उनके साथ अत्याचार किया। अभी कई लोग ये भी बोलते हैं कि वो गांव के लोग उस डाकू गिरोह को सपोर्ट करते थे। आप मुझे ये बताइए, अगर दाऊद इब्राहिम मुंबई में किसी से पैसे मांगता था कि मुझे 10 करोड़ दो, 5 करोड़ दो, जिसको एक्सटॉर्शन बोलते हैं, और अगर वो उसको पैसे दे दें, तो इसको आप हेल्प कहोगे या मजबूरी कहोगे? मजबूरी है, ये मजबूरी है ना? एक्सटॉर्शन है वो। एक्सटॉर्शन है। तो अब गांव वालों से डाकू गिरोह ने कहा कि भाई हमें पानी दो, खाना दो, अनाज दो, खाना दो, या हमारे को ये चीज़ लाके दो। तो अगर वो नहीं करेंगे तो डाकू उनको मार देंगे, परेशान करेंगे। तब उस समय, जिस समय के ये मैं बातें बता रहा हूँ, तब पुलिस तो इतनी सक्रिय थी नहीं कि भाई जाके उनको डाकुओं के हाथों से बचा ले। तो उनकी मजबूरी थी कि डाकुओं को जो डिमांड्स थी छोटी मोटी, खाने की या रहने की, या उसको वो पूरा करना पड़ता था। कोई अगर पुलिस को जाके इन्फॉर्मेशन देता था तो वो उसको मार देते थे। तो कितने साल आप जेल में रहे इस हत्याकांड के उसमें आरोप में? इसमें मेरे जीवन के 13 साल खराब हुए, और मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि मेरे जीवन के 13 साल इसमें गए, और 2.5 साल जो है मैं जेल से एस्केप रहा। तो वो भी आप इसी में ऐड कीजिए, क्योंकि उस एस्केपिंग के दौरान का जो टाइम पीरियड है उसमें भी मैं घर पे तो नहीं जा पाया। तो 15.5 साल मेरे जीवन के इस केस के कारण गए। 2001 से लगभग 2016 तक।
जी बिल्कुल। तो 2016 में आप किस आधार पे रिहा हुए हैं? मेरे को 2014 में केस का फैसला आया, तो इसमें टोटल 11 एक्यूज्ड पुलिस ने बनाए हुए थे, जिसमें से 10 लोगों को एक्यूटल किया गया। 12 लोग थे टोटल, सॉरी। 12 में से एक जो है उसकी जेल में ही देहांत हो गया था, और 10 लोगों को एक्यूटल किया, बरी कर दिया, मुझे सज़ा दे दी थी। तो फिर मैंने अपील दायर की, क्योंकि मेरी कस्टडी करीब करीब पूरी हो चुकी थी। जो लाइफ इम्प्रिजमेंट होती है, आजीवन कारावास में करीब 14 साल जेल में रहना पड़ता है, तो मेरा तो टाइम पूरा ही हो गया था। तो फिर और केस में कुछ था नहीं, तो फिर मुझे उस ग्राउंड पर रेगुलर बेल मिली। और उसके बाद आकर आपने ये राजनीतिक पार्टी बनाई जो अभी आप जिसको चला रहे हैं। उसके बाद आके फिर सामाजिक रूप से मैंने लोगों के बीच में गया। राजनीतिक पार्टी तो मैंने करीब 2 साल के बाद बनाई, 2018 में। हाँ, 19 के शुरुआत में। तो 2 साल के बाद, 2 ढाई साल के बाद पहले मैं सामाजिक रूप से समाज के बीच में गया, और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सामाजिक संगठनों के द्वारा हम किसी मुद्दे को उठा तो सकते हैं, लेकिन उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्योंकि मैंने सामाजिक रूप से बहुत मूवमेंट्स चलाए, बहुत यात्राएं करी, और हर बार हम सिर्फ ज्ञापन देकर जो है घर आ जाते थे, तो लाखों लोग इकट्ठा हुए, हज़ारों लोग इकट्ठा हुए। जैसे पद्मावती मूवमेंट में हम लोग लाखों लोग इकट्ठा हुए, सड़कों पर हमने इकट्ठा होकर बहुत संघर्ष किया, डंडे खाए, ज्ञापन दिया, बट उसका कोई हल नहीं निकला। तो मैंने ये महसूस किया कि समाज को इस समय एक राजनीतिक दल की ज़रूरत है, जिससे कि हम सरकार में राजपूत समाज को हिस्सेदार बने। राजपूत समाज को क्या, देखिए, राजपूत समाज इस समय जाति के आधार पर देश में अनेक राजनीतिक दल बने हुए हैं, और जो सत्ता में है या फिर विपक्ष में है या फिर सत्ता में हिस्सेदार हैं। आज देश में एनडीए की सरकार है, तो बीजेपी के साथ आज करीब 38 पार्टियां हैं। तो आप देखेंगे माझी साहब की हम पार्टी है, निषाद समाज की निषाद पार्टी है, संजय निषाद जी की, पटेल भाइयों की जो है अनुप्रिया पटेल जी के द्वारा अपना दल है ना। तो इस तरह की अनेक जातिवादी पार्टियां हैं, और वो अपने समाज के मुद्दों को लोकसभा में उठाती है, सरकार से अपने काम कराती है। तो जब मुझे ये लगा कि राजपूत समाज, इतने लाखों लोग इकट्ठा हुए, फिर एक फ़िल्म जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, उस फिल्म को भी नहीं रुकवा पाई, तो मुझे ये कमी महसूस हुई कि अगर हमारी अपनी राजनीतिक दल होता, और अगर हमने, हमारे 2 सांसद भी होते, और हमने बीजेपी को समर्थन दे के एनडीए में होते हम, और अगर हम ये धमकी देते कि हम आपसे समर्थन वापस ले लेंगे अगर आपने हमारे समाज की इज्जत खराब करने से नहीं बचाया, तो मुझे लगता है कि सरकार बचाने के लिए हमारी बात सरकार को सुननी पड़ती। लेकिन क्योंकि हमारे पास धमकी देने के लिए कुछ था ही नहीं, सड़कों पे हम इकट्ठा हो रहे थे, ज्ञापन दे रहे थे। सिर्फ सड़कों पे क्या धमकी दी जा सकती है कि हम आपको वोट नहीं देंगे, तो वोट किसी ना किसी को तो देंगे ना। तो इस धमकी से कोई नहीं डरता है, और कोई डरा भी नहीं, और भविष्य में भी कोई नहीं डरेगा, क्योंकि उनको पता है कि हमें नहीं देंगे तो किसी दूसरे को देंगे, वोट तो देनी पड़ेगी। तो आपको लगता है कि क्षत्रिय समाज की इतनी जनसंख्या है कि आप कुछ मतलब एक आधार बना सकें अपना राजनीतिक पार्टी के तौर पर? देखिए, राजनीतिक दल एक जाति से बनता है, लेकिन जो विधायक और सांसद है वो एक जाति से नहीं बनता। आज बसपा की बात करते हैं, बसपा एक जाति जो हमारे जाटव भाई हैं उन्होंने मिलकर बनाई, लेकिन फिर जब चर्चा ये हुई कि अब हमें विधायक बनाना है, तो उन्होंने टिकट दिया ठाकुर साहब को, पंडित जी को। तो पंडित जी ने अपनी हिस्से की वोट ली, और जो बीएसपी का जो कोर वोटर था, जब वो उसके साथ ऐड हुआ तो उनका विधायक बन गया, उनका सांसद बन गया। और जब वो सांसद बन गया, तो क्योंकि वो बीएसपी से जुड़ा हुआ था, उसकी मैनिफेस्टो और विचारधारा से जुड़ा हुआ था, भले ही वो ठाकुर था, तो उसको बात जो है अपने पार्टी की रखनी पड़ी पार्लियामेंट में। इसीलिए हमारा जो, अगर मैं क्षत्रिय समाज की बात करूं, तो क्षत्रिय समाज में राजनीतिक जो जानकारी है वो जीरो है, क्योंकि वो ये अंतर नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें ज़्यादा राजपूत विधायक या राजपूत सांसद बने, इससे कोई लाभ नहीं है।
हमारा लाभ तब होगा जब पार्टी अपनी होगी, चाहे आपका विधायक सांसद किसी भी जाति से हो। मतलब आप कह रहे हैं कि राजनीतिक वर्चस्व हासिल करने के लिए काम करें, ना कि राजनीतिक जनसंख्या बढ़ाने के लिए, कि मतलब कितने विधायक और कितने एमपी हैं। देखिए, कितने विधायक और कितने एमपी हैं, इससे सिर्फ जो विधायक होता है सिर्फ उसी का फ़ायदा होता है। तो वो मान लीजिए 10 बन गए तो 10 परिवारों का फ़ायदा हुआ। लेकिन अगर राजपूतों की पार्टी होगी तो पूरे समाज का फ़ायदा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस समाज ने भी अपना राजनीतिक दल बनाया हुआ है, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो हमारे यादव भाई हों, हमारे जाट भाई हों, हमारे मराठा भाई हों, तो उनका काम करने का तरीका क्या है भाई? जब मुलायम सिंह यादव जी या मायावती जी जब सत्ता में आए, जब बसपा सत्ता में आई, तो क्या सारे के सारे विधायक जो है उनके एससी थे? बताइए। लेकिन अंतर ये है कि उनके विधायक एससी नहीं थे, पर एससी समाज पर उनकी पकड़ पूरी थी। तो क्या आपकी क्षत्रिय समाज पे पूरी पकड़ है? नेशनल भी कह सकते हैं, या किसी स्टेट के लेवल पर आप कह सकते हैं कि सब मेरे साथ हैं? देखिए, इसकी शुरुआत जब इंसान करता है कोई भी, चाहे वो मैं हूँ और चाहे वो बहन मायावती जी ने या मुलायम सिंह यादव जी ने या किसी ने भी जब की होगी, तो शुरुआत में आपके साथ कुछ परसेंटेज लोग ही आते हैं। लेकिन जब आपके एक विचार होता है तो उस विचार से लोग जुड़ते चले जाते हैं, और जब उस विचार से उनको समाज का फ़ायदा होता हुआ दिखता है तो वो सब आपसे जुड़ जाते हैं। अभी कई जो हमारे सामाजिक संगठन हैं या सामाजिक लोग हैं, वो समाज के बीच में जाते हैं। तो अभी वो क्या काम कर रहे हैं? वो अभी एक चीयर लीडर्स का काम कर रहे हैं। और मैं क्या काम कर रहा हूँ? मैं समाज को ये बोल रहा हूँ कि आप खिलाड़ी बनो। जैसे कि एक पवेलियन है। पवेलियन में 3 ग्रुप्स होते हैं। एक होती है दर्शक दीर्घा, जिसमें दर्शक बैठते हैं। फिर उसके आगे आते हैं चीयर लीडर्स, और फिर ग्राउंड के अंदर होते हैं पहलवान, प्लेयर्स। ठीक है। तो अभी राजपूत समाज कहाँ है? राजपूत समाज दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ है। और जो सामाजिक संगठन है, नहीं, सामाजिक जो संगठन है या सामाजिक नेता हैं, वो चीयर लीडर्स की पोजीशन पे हैं। वो कभी किसी के लिए डांस करते हैं कि ये जीत जाए, फिर जब उनसे उसको कुछ मिलता नहीं है तो फिर दूसरे के लिए डांस करते हैं कि ये जीत जाए। तो उनका काम जो है सिर्फ इसको हरा दो और इसको जिता दो, इस बार इसको हरा दो, हमें इसने ये कर दिया और हमने उसको वो कर दिया। तो इसी से उन्होंने 75 साल बर्बाद कर दिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ग्राउंड में, हम क्या है, हम एक राजनीतिक दल हैं, तो हम वहाँ पर ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं। हम एक पहलवान की भूमिका में हैं। अगर हम कुश्ती लड़ रहे हैं, अगर हार भी जाएंगे तो ये तो कहलाएंगे ना कि ये पहलवान हार गया। पहलवान तो कहलाएंगे, खिलाड़ी तो कहलाएंगे, हम चीयर लीडर्स तो नहीं है ना। अभी हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा, हार गए हम, लेकिन हम चुनाव आयोग की लिस्ट में नाम तो आया हमारे कैंडिडेट का, एज ए कैंडिडेट, एज ए नेता। तो दूसरे जो हैं, इसको इस बार बीजेपी को नहीं देंगे, इस बार कांग्रेस को देंगे, इस बार कांग्रेस को नहीं देंगे, इस बार समाजवादी को देंगे, तो वो तो किसी भूमिका में ही नहीं है ना। उससे तो समाज का लाभ ही नहीं होगा। क्योंकि जिसको आप हराने के लिए बोल रहे हो या जिसको आप जिताने के लिए बोल रहे हो, कोई भी आपके लिए तो कोई विचार नहीं रखता ना। कोई भी आपका सगा नहीं है, कोई भी जरूरत पड़ने पर आपका साथ नहीं दे रहा है, कोई भी राजनीतिक दल नहीं दे रहा है। तो आपकी बात रखी जाए, उसके लिए आपको अपना राजनीतिक दल चाहिए। चंद्रशेखर रावण सांसद बन के गए, अपनी पार्टी से गए, तो पार्लियामेंट के अंदर दहाड़ते हैं ना कि मुझे चमार रेजिमेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको किसी से पूछना नहीं है। बीजेपी के अंदर भी बहुत सारे जो है एससी समाज के सांसद हैं, लेकिन वो लोग बिना मोदी जी से पूछे तो कोई बात नहीं रख सकते। तो इसीलिए आरजेपी का जिस दिन सांसद पार्लियामेंट में पहुंच जाएगा, उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, वो अपने समाज के मुद्दे बिल्कुल खुल के रखेगा। लेकिन ये जो पार्टीज़ हैं, जैसे कि बीएसपी है, तो उनका जो एक विचारधारा बना रखी है उन्होंने, या विचारधारा कही है, वो ये है कि वो शोषण के खिलाफ आई थी वो पार्टी, कि दबे कुचले लोग हैं उन्हें उठाना है। इसी तरह से ये जो समाजवादी पार्टी है, वो भी यादव समाज की ही पार्टी है, लेकिन उन्हें नाम दिया उन्होंने समाजवादी, कि समाज में पिछड़ों को उठाना है। रावण की पार्टी भी इसी तरह से है। तो इस तरह से आपका क्या एक विचार है कि भाई ये विचार लेकर आप चल रहे हैं? हमारा विचार राष्ट्रवादी है, क्योंकि हम राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। तो इसलिए हमारा विचार है राष्ट्रवादी। जो अपने देश के तरक्की के लिए, अखंड भारत के लिए काम करना चाहता है,
वो हमारे सहयोगी हैं और हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो इसके लिए तो बीजेपी है ही, बीजेपी भी तो इसी पिच पे खेलती है ना, यही तो बीजेपी के पॉइंट्स हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, हिंदुत्ववादी हैं, तो फिर आपको कैसे जगह मिलेगी? नहीं, एक बसपा जिस पिच पर खेलती है उसी पिच पर चंद्रशेखर रावण खेल रहा है ना। बहुत लेट, जब वो थोड़ा सा उनका डाउनफॉल होने नहीं, लगा, ये तो जबकि देखिए, इस समय पीक टाइम है बीजेपी का। देखिए जब जो बीजेपी है वो राष्ट्रवाद की बात करती है, लेकिन किया तो नहीं। दूसरी बात है कि जो हमारे अपने सामाजिक मुद्दे हैं, हमने तो जब से देश आज़ाद हुआ है मुझे लगता है हर क्षत्रिय ने बीजेपी को दिल खोल के वोट किया है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि भाई आप डायरेक्ट वोट ना दे के राजपा को वोट दो। जो राजपा के विधायक सांसद बने वो मुद्दों के आधार पे बीजेपी या कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन या एनडीए को अपना समर्थन दें। उससे क्या होगा, हमारे समाज की जो समस्याएं हैं वो भी हल होंगी। जब बीजेपी ये कहेगी कि हमें सर्जिकल स्ट्राइक करनी है तो हमारी पार्टी कहेगी कीजिए। जब मोदी जी कहेंगे कि हमें फाइटर प्लेन खरीदने अमेरिका से, देश मजबूत होगा, तो हम कहेंगे खरीदिए। जब मोदी जी कहेंगे कि हमें जो है सड़कें बनानी है देश के उन्नति के लिए, तो हम कहेंगे बनाइए। लेकिन जब मोदी जी कहेंगे कि मैं ये योजना लेकर आया हूँ, इससे 10 लाख बच्चों का भला होगा, तो तब हम कहेंगे कि हमारी पार्टी का विचार है कि इस 10 लाख में हमारी भी जो हिस्सेदारी है वो हमें दीजिए, हमारे समाज को दीजिए, हमारे बच्चों को दीजिए। जैसे अभी जो एनडीए के अलायंस हैं, अभी आपने देखा जो अनुप्रिया पटेल जी हैं थोड़े दिन पहले अमित शाह जी से मिली और उन्होंने अपने समाज के अधिकारों की बात करी। अभी जब पुलिस में भर्ती हो रही है, अभी भी हो रही है, तो जब पिछली बार ये खुली थी भर्ती, तो तब भी अनुप्रिया पटेल जी और संजय निषाद जी वगैरह मिले थे कि भाई इस पुलिस भर्ती में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चों को हिस्सा मिलना चाहिए। तो जैसे वो, क्योंकि नौकरियां और योजनाएं जाति के आधार पर बनती हैं देश में, तो अभी जो इनके अलायंस हैं वो सब चीज़ झटक लेते हैं, हमारे लिए कुछ बचता नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई हम ना किसी का अधिकार छीने, ना किसी को अपना अधिकार छीनने दें, ये हमारे पार्टी का नारा भी है। अच्छा, तो अभी जो आपकी रणनीति है, आपको लगता है वो सही है? क्योंकि अभी आप कई स्टेट्स में चुनाव लड़ चुके हैं, आप एक में तो लड़े नहीं हैं अभी, और आप लोकसभा भी लड़ते हैं, विधानसभा भी लड़ते हैं, तो ये ठीक है या आपको किसी एक स्टेट पे फोकस करके वहाँ की विधानसभा में ही एक मजबूती बनानी चाहिए, फिर लोकसभा पे जाना चाहिए, वो ठीक है? देखिए, ये तो स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। क्या है, क्योंकि क्षत्रिय समाज हर राज्य में बहुत पीड़ित है, परेशान है, तो हमसे लोग रिक्वेस्ट करते हैं, बुलाते हैं ज़बरदस्ती, और समाज की पीड़ा देख के मुझसे रहा नहीं जाता। इसीलिए कई राज्यों में मुझे ना चाहते हुए भी मैं गया, जबकि हमारे पास उतने साधन नहीं थे, उतने एसेट्स नहीं हैं, लेकिन वो पीड़ित थे, परेशान थे, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी तो हम लोग गए। लेकिन अभी पिछले 5 वर्षों से जहाँ जहाँ राज्यों में हम गए हैं, उसके अलावा फिर हम दूसरे राज्यों में हमने अपना काम आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि हमारे पास उतने साधन अवेलेबल नहीं हैं। तो अभी हम 4 से 5 राज्यों में काम करते हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और दिल्ली। इसके अलावा दूसरे राज्यों में हम लोग जानबूझकर एंटर नहीं हुए, क्योंकि साधनों की कमी के कारण। तो मैंने देखा कि अभी तक जितने आपने इलेक्शन लड़े हैं उनमें से कुछ प्रभावशाली आपका अगर काम रहा है तो पिछले साल के हरियाणा विधानसभा में, जहां आपको कुछ वोट मिले, और शायद उसके कारण ही बीजेपी अपना पूर्ण बहुमत प्राप्त करने से रह गई। क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। लेकिन हमें हरिद्वार जो उत्तराखंड में है वहाँ पर भी अच्छे वोट्स मिले, और हरिद्वार से जिला परिषद की सीट भी हम लोग जीते हुए हैं, हरिद्वार ज़िले से। अच्छा। तो हाँ, हम लोग हरिद्वार से सीट भी जीते हुए हैं। हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव हुआ था लास्ट टाइम 2019 में, तो हमें करीब 10-10 हज़ार के आसपास वोट मिले थे 4-5 विधानसभाओं में, तो जिसके कारण बीजेपी चुनाव हार गई थी। तो मेरा ये मानना है कि चाहे कोई भी हारे, चाहे कोई भी जीते, अगर समाज को और राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों को अपनी पार्टी बनानी है, तो फिर इस चिंता से तो आपको आगे निकलना पड़ेगा। और जब हम जीत जाएंगे तो फिर हम मुद्दों के आधार पर अपना समर्थन देंगे। तो इस बार जो हरियाणा इलेक्शन है उनकी तैयारी क्या है आपकी, क्या रणनीति है? देखिए, अभी हम लोग करीब 25 से 30 विधानसभाओं पे हमने तैयारी की हुई है, और कुछ सीटों पे हमने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। और इनेलो से, क्योंकि हमारा गठबंधन आज भी है, इनेलो ने आगे बसपा से गठबंधन किया है, तो
अभी बहुत जल्द मीटिंग हमारी होगी और उस पर अगर सब चीज़ ठीक रहती है, हमें हमारे इच्छानुसार जो सीटें चाहिए अगर वो हमें मिल जाती हैं तो फिर हम मिल के भी चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, अदरवाइज़ आप इंडिपेंडेंट जाएंगे, मतलब अपनी पार्टी के उस पे लड़ेंगे अगर आपके अनुरूप गठबंधन नहीं हुआ तो? देखिए, इस बात का फैसला तो एक हमारी पार्टी के कमेटी बनी हुई है 11 लोगों की, तो वो सब लोग ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये तो राजनीतिक दल है। ऐसा तो है नहीं मेरे घर की कोई दुकान है कि जब मर्जी शटर डाउन कर दिया और खोल दिया। तो ये तो सबसे डिस्कशन करने के बाद इसमें बाकायदा मीटिंग होगी। ये जो मैंने बात आपके सामने रखी है, ये भी जो मीटिंग में बात तय हुई है वही मैंने आपसे बताई है। तो कितनी जनसंख्या है राजपूतों की हरियाणा में? देखिए, ये तो जो मेरा अपना सर्वे है, जो 30 विधानसभाएं हैं हरियाणा के अंदर आउट ऑफ 90, 30 विधानसभाओं में क्षत्रिय समाज डायरेक्ट प्रभावित करता है किसी की जीत हार को। और इन 30 में से पार्टी के रूप में एक्चुअली क्या है, मैंने आपसे बताया कि राजपूत एक बात को नहीं समझ पा रहे हैं। हमें राजपूत विधायक बने इसके लिए नहीं मरना चाहिए। हमें पार्टी राजपूतों की हो, चाहे विधायक जो है वो एससी समाज का भाई हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई यादव भाई हो, इस पर काम करना चाहिए। अगर हम इस पर काम करते हैं तो हमारे 30 विधायक बन सकते हैं। 30 नहीं तो 10-15 तो बन ही सकते हैं। 30 के 30 बन जाएं अगर सिर्फ इस रणनीति पे जो है, जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की रणनीति है। हमारी जो सबसे प्रेफरेंस वाली सीटें होती हैं वो सीटें होती हैं जो रिज़र्व सीट हैं। तो अभी आप कितनी सीटें मांग रहे हैं? 30 सीटें मांग रहे हैं क्या इस गठबंधन में? नहीं, 30 सीट नहीं मांग रहे हैं। वो तो उनके पास टोटल हैं ही 53 मेरे ख्याल में इनेलो के पास, और बाकी बसपा के लिए हैं। हाँ 37 शायद बसपा पे है। तो वो 30 सीटों में भी बसपा भी होगी, ऐसा नहीं है कि वो 37 में नहीं आएंगी, सिर्फ 53 हाँ, में ही आएंगी। इसीलिए मैंने कहा कि पहले सीट्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, फिर आगे का जो भी निर्णय होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको वोट दिया, इनेलो और बसपा जीत गई उन सीटों पर और विधायक भी उनके बन गए और दूसरी जाति के बन गए। मतलब हमें वोट दिया मतलब आप कह रहे हैं 30 सीटों पे क्षत्रिय समाज है प्रभावशाली। नहीं, देखिए, तो वो राजपा के कारण इनेलो और बसपा का समर्थन करता है और सीटें उनकी निकल जाती हैं। देखिए क्या है कि जब आप किसी गठबंधन में लड़ते हैं तो गठबंधन धर्म निभाना पड़ेगा। उनके वोटर्स भी तो आपको वोट देंगे। तो अगर मान लीजिए उनके कारण आप 4 सीट जीत रहे हैं तो आपके कारण भी वो कुछ सीट जीते हैं, तभी तो वो आपको सीट्स देंगे। अदरवाइज कोई किसको सीट्स क्यों देगा? तो ये तो मतलब गठबंधन धर्म है। अगर मान लीजिए हमारे कारण वो कुछ सीट जीत रहे होंगे तभी तो हमें कुछ सीट देंगे। तो ये तो स्पष्ट बात है। आप बीजेपी के खिलाफ भी काफ़ी बोलते हैं कि बीजेपी ने राजपूतों को यूज़ किया फिर छोड़ दिया, अब उनको ज़रूरत नहीं है, दूसरे समाज को वो भड़का रहे हैं उनके खिलाफ। वो सब क्या है? नहीं, मैं बीजेपी के या कांग्रेस के या किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं बोलता हूँ। मैं अपने आरजेपी का जो विचारधारा है वो बात बोलता हूँ। और मैं अपने जो हमारा कोर वोट बैंक है उसको ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम डायरेक्ट बीजेपी या कांग्रेस को वोट देने से हमारा कोई लाभ नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। क्योंकि वो लोग राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनकी मजबूरी ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम हमारे समाज को आती है तो वो लोग जाति के आधार पे हमारे साथ फेवर नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पार्टी में सभी जाति सभी वर्ग के लोग बड़े बड़े नेता के रूप में मौजूद हैं। तो वो जब कोई व्यक्तिगत समाज को प्रॉब्लम आएगी, चाहे वो इतिहास चोरी की हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस में सरलीकरण की हो या कोई भी बात हो, तो वो उसको डायरेक्ट जाति के आधार पर सॉल्व नहीं करेगी, ना कभी उसमें बीच में पड़ेगी। अगर ये सारी समस्याओं को दूर करना है तो हमारी खुद की पार्टी होनी चाहिए। अगर हमारी पार्टी से, जैसे कि कैथल प्रकरण हुआ, उस कैथल प्रकरण में समाज सड़कों पर आया, मैं खुद था, मेरे लाठी भी लगी, हम लोग आंसू गैस के गोले भी लगे, हम लोग जो है ज़मीन पर बैठ के धरना प्रदर्शन भी किए, कस्टडी में भी लिया गया, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि सामाजिक संगठन, सामाजिक रूप से हम सिर्फ सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, ज्ञापन दे सकते हैं, लेकिन ज्ञापन हम किसको देंगे? सरकार को देंगे। सरकार कौन थी उस समय? सरकार थी बीजेपी और जेजेपी। तो मैंने समाज को ये समझाने का प्रयास है मेरा,
और मैं 5 सालों से समझा रहा हूँ कि अगर आरजेपी के मान लीजिए 2 विधायक होते और दोनों के दोनों मान लीजिए दलित समाज के हमारे भाई होते, जो रिज़र्व सीट हैं हरियाणा में, नीलो खेड़ी से हम चुनाव लड़े थे पिछली बार 2019 में, हम बोवानी खेड़ा से चुनाव लड़े थे। अगर हमारे ये दोनों प्रत्याशी जीत जाते तो नेचुरल बात है कि जेजेपी की तरह आरजेपी ने भी अपने दोनों विधायकों का समर्थन खट्टर साहब को दिया होता। अगर कैथल प्रकरण के दौरान आरजेपी के वो दोनों विधायक खट्टर साहब से जाके ये बोलते कि मेरी पार्टी का ये आदेश है कि हम आपसे समर्थन वापस ले लें, अगर आपने कैथल में राजपूत समाज के बुजुर्गों के साथ कोई भी गलत किया तो हम आपसे समर्थन ले लेंगे वापस। तो आप मुझे बताइए, सरकार बचाने के लिए खट्टर साहब को हमारी बात माननी पड़ती या नहीं माननी पड़ती? माननी पड़ती। तो लेकिन ऐसी सिचुएशन राजपूत समाज ने क्रिएट नहीं करी, 2019 में उन प्रत्याशियों को नहीं जिताया। अब आज भी चुनाव होने जा रहे हैं, मैं समाज के बीच में जा रहा हूँ, नीलो खेड़ी से भी हम लड़ रहे हैं, बुवानी खेड़ा से भी, पटौदी से भी, मुलाना से, सिडोरा से, सभी रिज़र्व सीट हैं। मैं ये कह रहा हूँ इन 5 सीटों को आरजेपी को जिता दो। यहाँ तो कोई ऐसा भी प्रॉब्लम नहीं है समाज के साथ कि भाई कोई बीजेपी या कांग्रेस से राजपूत प्रत्याशी आ जाए। ये 5 सीट हमें जिता दो तो 2026 में जो है नया परिसीमन होगा। अगर हमारे 5 विधायक होंगे तो हम दम ठोक के जिसको हमने समर्थन दिया हुआ होगा उसको कहेंगे या तो परिसीमन, नया परिसीमन हमारे अनुसार करो, अदरवाइज़ तो हम सरकार को गिरा देंगे। तो तब तो होगा हमारे पक्ष में काम। अगर नहीं होगा तो ये जो 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग जो सड़कों पे आए दिन ये इकट्ठा होते रहते हैं या राजपूत धर्मशालाओं में जो लोग इकट्ठा होते रहते हैं, इससे ना कोई सरकार डरती है ना कोई फ़र्क पड़ता है उनसे। ये जो आजकल एक विवाद चल रहा है क्षत्रिय समाज और गुर्जर समाज के बीच में सम्राट मिहिर भोज को लेकर के, उसके पीछे आपको क्या लगता है? बीजेपी है? देखिए, उसको लेकर क्या जितने भी ये जो महापुरुषों को लेकर विवाद हो रहे हैं ये जानबूझ के क्रिएट किए जा रहे हैं। आज योगी जी दुर्गा दास राठौर जी की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं लखनऊ में 26 तारीख को। सबको पता है दुर्गा दास राठौर जी राजपूत थे, लेकिन जो हमारे तेली समाज के भाई हैं वो उनका कार्यक्रम है और उन्हीं की वो मूर्ति है और उनको वैसे ही प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन उसमें जहाँ तक मैंने सुना है वो तेली समाज जो है वो ये कहता है कि हम उनके अनुयायी हैं, मतलब वो उनको पूजता है या अपना आदर्श मानता है, लेकिन दुर्गादास राठौर तो राजपूत हैं, ये तो बिल्कुल ही क्लियर है। नहीं, ये आप ही को तो क्लियर लग रहा। अब सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजपूत हैं ये भी सबको क्लियर है, लेकिन अभी जो है अभी मैं लल्लन टॉप पे इंटरव्यू देख रहा था उधर चौहान, तो वो कह रहे थे कि वो कि नमक बहुत बढ़िया बनता था इसलिए वो तो नुनिया चौहान है, या फिर कोई दूसरा ये बोल रहा है कि भाई वो तो जो है गुजर सम्राट हैं। तो ये तो सब प्रॉब्लम्स क्रिएट करी गई हैं और आप देखेंगे ये सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ उन्हीं के साथ है जिन लोगों का लड़ाई जो है वो मुस्लिम रूलर्स के साथ हुआ है। कोई वीर विक्रमादित्य जो कि सम्राटों के सम्राट हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, या जो उससे पहले के जो राजा महाराजा सम्राट हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब जान के क्रिएट किया जा रहा है जिससे कि जो ये महापुरुष हैं, जब इन महापुरुषों को उस जाति का व्यक्ति अपना बुजुर्ग माने और उस बुजुर्ग के जीवन से रिलेटेड जब उसको ये बात पता चले कि भाई इसको मुसलमान सुल्तानों ने बहुत परेशान किया, उनसे इनका युद्ध हुआ, तो उसके मन में कड़वाहट पैदा हो मुसलमानों के लिए और वो अपने आप को हिंदू के रूप में मान के कि देखो कितनी हमारे बाबा के साथ कितना गलत हुआ, तो वो मान के और हमारा वोटर बन जाए। तो ये एक षड्यंत्र है एक राजनीतिक दल का। इसीलिए ये जो महापुरुष हैं इनकी जातियों पर जो है वो विवाद खड़े हो रहे हैं। तो क्योंकि जिन लोगों को राजपूत समाज ने जिन महापुरुषों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, महाराणा प्रताप के अलावा किसी महापुरुष पे राजपूत समाज ने ध्यान नहीं दिया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान पे तो अभी कुछ वर्षों से ही दे रहे हैं, आपको बता रहा हूँ, लेकिन जिन पर ध्यान नहीं दिया वो बेचारे खाली थे, तो उनको जो है बांट रहे हैं किसी दूसरे को कि भाई ये तुम्हारा, लेकिन बांट उन्हीं को रहे हैं जिनका मुसलमानों से युद्ध हुआ है। उन्हीं महापुरुषों को चुना जा रहा है, जिससे कि उस समाज में उनके मुसलमानों के प्रति कड़वाहट पैदा हुई। जब कोई
पृथ्वीराज चौहान जी को, मिहिर भोज जी को, दुर्गादास राठौर जी को अपना पूर्वज मान लेगा, तो उसको पूछेगा ये बाबा जी ने क्या किया था, तो बड़ा बताएगा ये बाबा जी ने तो, मिहिर भोज जी ने तो मलेच्छों को भगा दिया था। उनकी यही तो मानता है, इसीलिए तो उनको महान माना जाता है। तो जब वो सुनेगा तो अगले दिन से वो भी डंडा ठा के मुसलमानों के पीछे दौड़ेगा, गुजर भाई भी। तो ये सब वोट बैंक की राजनीति के लिए क्रिएट की हुई चीज़ें हैं। समाज को इसको समझना चाहिए, और आपस में लड़ाई करके कोई लाभ नहीं है। गुजर हमारे भाई हैं, या जो साहू हैं वो हमारे भाई हैं, कश्यप हमारे भाई हैं, सब हमारे भाई हैं। जाति के आधार पर लड़ाई झगड़ा करना सबसे बड़ी मूर्खता है। कायदे में होना ये चाहिए कि भाई आप अपना जो कर्म है, अच्छा कर्म है, वो करो। देश को, परिवार को कैसे आगे बढ़ाना है, अपने जीवन को कैसे अच्छे से जीना है, उस पर काम करो। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि क्षत्रिय समाज लड़ाई कर रहा है जाति के नाम पर। नहीं, वो लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके मन में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर दी है। उनके मन में जो है एक कन्फ्यूज़न पैदा कर दिया है। हर समाज ये चाहता है कि मेरा गौरवपूर्ण इतिहास हो, तो ऐसा है भी, चाहे कोई भी समाज हो, गौरवपूर्ण इतिहास रहा है सबका। कभी ना कभी हर समाज से अच्छे काम करने वाले लोग धरती पर रहे हैं, मौजूद रहे हैं, चाहे वो कोई भी समाज हो। तो हमें हर समाज पर गर्व करना चाहिए। लेकिन क्या है कि किसी ऐसे महापुरुष को, वैसे तो महापुरुष किसी जाति में बांटना ही मूर्खता होती है, लेकिन क्या है कि ये कर्म इन्होंने शुरू कर दिया, तो अब मजबूरी में जो है सभी लोगों को ये बोलना पड़ रहा है भाई ये मेरे बाबा हैं या मेरे दादा हैं। अदरवाइज़ तो महापुरुष को बांटने की जरूरत ही क्या है जाति में, वो तो सबके हैं। तो अब इस विवाद को कैसे सुलझाया जाएगा, क्या किया जाना चाहिए? देखिए, इसका विवाद का तो सुलझाने का यही तरीका है कि ये योगी जी जैसे को समझाना चाहिए कि आप ज़बरदस्ती मूर्तियों का अनावरण करके क्यों डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं। अब ये मिहिर भोज जी की जो मूर्तियां हैं, आज जो हमारे गुजर भाई हैं, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जो उन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, वो क्या हैं? उनका कहना है कि भाई जो राजपूत समाज के बड़े नेता हैं, जिनमें त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनमें जो है ये सिसोदिया जी दिल्ली वाले, नरेंद्र सिंह तोमर, या और भी कई लोगों के नाम दिए, कहा कि भाई इन लोगों ने मूर्ति का अनावरण किया है गुजर सम्राट मिहिर भोज के रूप में। तो क्या है कि ये जान के प्रॉब्लम क्रिएट करी गई है, तो ऐसी प्रॉब्लम आगे भविष्य में ना करेंगे। तो अभी आपको क्या लगता है, मतलब कि ये विवाद कैसे ख़त्म होगा? और इस तरह से अगर बीजेपी ये अगर रणनीति पे चल रही है तो इससे समाज में विघटन नहीं होगा? इसीलिए तो आरजेपी मैदान में आई है, सभी सर्व समाज को साथ में लेगी। और जब इस तरह की प्रयास कोई भी राजनीतिक दल करेगा तो विधानसभा और लोकसभा में हम उसको रोकेंगे ऐसा करने से, और अगर नहीं मानेंगे तो समर्थन वापस लेंगे। अच्छा, ये जो ईडब्ल्यूएस का मुद्दा है, इस पर आप क्या काम कर रहे हैं? क्योंकि इसमें ईडब्ल्यूएस में जो सबसे ज़्यादा अभी जो मांग उठ रही है वो सरलीकरण की, उसमें ज़मीन वाला मुद्दा है जो कि राजपूत समाज को ही प्रभावित करता है। देखिए, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी 10 से ज़्यादा लेटर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भेज चुकी है अपने लेटर हेड से, और हमने उसमें सरलीकरण के लिए उनसे कई बार मांग की है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनको क्या प्रॉब्लम है। हरियाणा में, राजस्थान में, झारखंड में, तेलंगाना में, गुजरात में, देश के गुजरात में, कई राज्यों में इसमें एज रिलैक्सेशन और कुछ चेंजेस कर दिए हैं ऑलरेडी। लेकिन योगी जी को उम्र में चेंज करने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि ईडब्ल्यूएस में अगर एज रिलैक्सेशन किया जाता है तो जो हमारे ओबीसी भाई हैं, जो हमारे एससी भाई हैं, उन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ये तो ईडब्ल्यूएस के अंदर का मसला है। तो जब इसमें ब्राह्मण, राजपूत, बनिए जब इसको मांग रहे हैं कि भाई आप एज में रिलैक्सेशन दे दीजिए, तो फिर योगी जी को क्या प्रॉब्लम है? इसका मतलब यही है कि योगी जी शायद राजपूत विरोधी मानसिकता के हैं। उनको भले ही ये दिखाया जाता हो कि भाई वो राजपूत नेता हैं, राजपूत नेता हैं। मैं ऐसे बहुत सारे किस्से बता सकता हूँ जिसके कारण राजपूत प्रभावित हुए हैं उनके काम ना करने के कारण। जब वो फर्स्ट टाइम गद्दी पर बैठे तो सबसे पहले उन्होंने महाराणा प्रताप जयंती की छुट्टी जो है वो समाप्त की थी। अब दोबारा से उन्होंने लागू की है
5 साल के बाद। परशुराम जयंती की भी उन्होंने समाप्त की थी। परशुराम जी की भी ख़त्म की थी। तो उनको अगर दम है, अगर इतने ही बड़े वेल विशर हैं, तो अंबेडकर जयंती की छुट्टी बंद करके दिखाएं वो। परशुराम जी और महाराणा प्रताप ही उनके लिए कुछ नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब EWS में सरलीकरण करने में उनको प्रॉब्लम है। अगर उनमें इतना दम है तो कुछ SC ST कानून में या फिर जो है उनके रिजर्वेशन में कुछ बोल के दिखाएं। छेड़ना तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ बोल के ही दिखा दें तो मन खट्टा होता है। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि राजपूत समाज, बीजेपी में जो राजपूत नेता हैं वो वहाँ पर एक कर्मचारी के रूप में काम करते हैं, और कर्मचारी बेचारा अपने कंपनी के लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से काम करता है। जो लॉज होते हैं ना कंपनी के, जो उनका मैनिफेस्टो होता है, विचारधारा होती है। इसीलिए आप अपनी कंपनी बनाओ, अपनी पार्टी बनाओ, जिससे कि आपके लॉ के अकॉर्डिंगली जो उसमें विधायक और सांसद बने वो काम करें, तब आपका भला होगा, पूरे समाज का भला होगा। किसी एक व्यक्ति को, मान लीजिए अब पूरे हरियाणा में ये डिमांड चल रही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दीजिए, तो आप समझिए कितने भोले हैं हमारे राजपूत समाज के लोग। वो कह रहे हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दीजिए। मैं कहता हूँ पिछली बार 4 दिए थे बीजेपी ने, इस बार 10 दे दें। अगर दोबारा से कैथल प्रकरण जैसा कुछ हो गया तो वो 10 विधायक क्या किसी काम आएंगे? मेरा पूछना है दर्शकों से। नहीं, वो तो पार्टी लाइन पे ही काम करेंगे वो तो फिर क्या करोगे उनका? खुश होते रहो बस 10 जीत गए। अरे भाई, जो तुमने 4 मिले थे, जो तुम्हारे 2 सांसद, 2 विधायक जो अभी जीत गए थे, जब कैथल प्रकरण हुआ क्या उन 2 में से किसी की आवाज़ निकली? अगर 2 की जगह 4 भी होते, 6 भी होते, तब भी वो किसी काम के नहीं थे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो लाइन है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दो, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। लाभ होगा कि आप अपनी पार्टी से चाहे 2 विधायक जिताओ, वो आपकी बात रखेंगे विधानसभा में। अब मान लीजिए नया परिसीमन होना है 2026 में हरियाणा में, तो मान लीजिए 10 विधायक भी जीत गए राजपूत बीजेपी से, तो बीजेपी जैसा परिसीमन चाहेगी वैसा ही तो होगा, उन विधायकों की क्या चलेगी, है ना? तो मेरा ये कहना है कि समाज को इस समय विचार करने की ज़रूरत है, अपना घर अपने झंडे के रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। जी, तो कुल मिलाकर के एक अच्छी चर्चा रही, और जो मुद्दे प्रचलित हैं शेर सिंह राणा जी के साथ, फूलन देवी वाला, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लाने वाला, तो वो बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे अवेलेबल है, इसलिए मैंने उन पर ज़्यादा बात ना करके राजनीतिक विषयों पे ज़्यादा बात की, जिससे कि कुछ सार्थक निकल सके। तो इनका मानना है कि राजपूत समाज जो है वो राजनीतिक रूप से उतना जागरूक नहीं है, और उसकी जागरूकता के लिए ही वो काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा है बीजेपी और योगी आदित्यनाथ, क्योंकि राजपूत समाज मुख्य रूप से बीजेपी के साथ ही जाता है, और आजकल उन्होंने योगी आदित्यनाथ को अपना आइकन माना हुआ है। तो पता नहीं वो अभी कितना सफल होंगे, कब तक होंगे, लेकिन जो भी है कुल मिलाकर बहुत अच्छी बात रही। और राणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी चर्चा करते रहेंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद, और उन सबको कृष्ण जन्माष्टमी जी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी।